नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 29 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग मतलब क्या होता है? It allows governments to license third parties, that is parties other than patent holders, to produce and market a patented product or process without the consent of patent owners। तो बेसिकली दोस्तों ये जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला टर्म आजकल न्यूज़ में इसलिए आया है वैक्सीन्स के चलते, बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन्स के चलते। देखिए ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है गवर्नमेंट कोई भी एक थर्ड पार्टी को लाइसेंस दे सकता है कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दूसरे कोई कंट्री का एक कंपनी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद उसका पेटेंट लेते हैं। पेटेंट लेने का मतलब ये हो गया कि इसकी जो आइडिया है बनाने का वो उनका है, ये आइडिया कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये होता है पेटेंट। ठीक है, आप कॉपीराइट वगैरह सुने होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो बेसिकली ये होता है। पर देखो कुछ कंडीशंस में गवर्नमेंट्स जो है दूसरे कंपनीज को वही प्रोडक्ट कॉपी करने का अधिकार दे सकता है। इसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। पर इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखिए, एनी टाइम आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सीलिंग ऑफ ए पेटेंट एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी मेड। मतलब वो प्रोडक्ट रिलीज होने का 3 साल के बाद कोई भी कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए कुछ सर्टन कंडीशंस है। देखिए, रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। मतलब कोई भी एक कंपनी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही है। बेसिकली वो प्रोडक्ट का इतना रिक्वायरमेंट है और पूरे पब्लिक के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कंडीशंस में दूसरे कंपनी को सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का परमिशन दे सकता है। राइट, पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट ए रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस। देखिए दूसरे कोई कंट्री कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्राइस है उसका वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है पब्लिक, और वो प्रोडक्ट का इतना रिक्वायरमेंट है। ऐसे कंडीशंस में जो है गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ कर सकता है। एंड पेटेंटेड इन्वेंशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। मतलब ये जो इन्वेंशन है वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, दूसरे कोई कंट्री में होना चाहिए। राइट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज रेगुलेटेड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंडियन पेटेंट एक्ट है। अब देखिए स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। इट अलाउज द गवर्नमेंट्स टू लाइसेंस पार्टीज अदर देन द पेटेंट होल्डर्स टू प्रोड्यूस एंड मार्केट ए पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर्स। तो एक्चुअली जो पेटेंट ओनर्स का कंसेंट की जरूरत नहीं है, सर्टेन कंडीशंस है इसके लिए, वो मैंने बता दिया आपको। बेसिकली इमरजेंसी कंडीशंस में, ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 वैक्सीन का इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। इट इज रेगुलेटेड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। बिल्कुल सही। एनी टाइम आफ्टर 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सीलिंग ऑफ ए पेटेंट एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी मेड इन इमरजेंसी कंडीशंस। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। देखिए मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब यूपीएससी प्रीलिम्स का पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे वो ई टेक्नोलॉजी हो या कोई गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ स्कीम्स हो, इसके बारे में 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सो इस तरह की स्कीम्स जब आता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, उसके बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। वैसे लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में ब्रीफली मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अलग साइड पीपीटी बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूज़ से आया था दोस्तों, 14,491 हेक्टेयर एरिया ऑफ Union Territory of Andaman and Nicobar Islands has become the first large contiguous territory to be conferred with organic certification under large area certification scheme। तो बेसिकली आप ये large area certification scheme को अब जो प्रेजेंटली लॉन्च हुआ है ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है, कोई भी केमिकल्स एज ए फर्टिलाइजर यूज नहीं करने वाला फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ओनली नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। About the large area certification scheme, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ परंपरागत
कृषि विकास योजना। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है ऑलरेडी, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर ही ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम लाया है, ठीक है। दिस यूनिक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टू हार्नेस दिस पोटेंशियल एरियाज एज पर द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम्स द एरियाज हैविंग केमिकल इनपुट यूसेज हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मिनिमम 2 to 3 years टू क्वालिफाई एज ऑर्गेनिक। देखिए इसके अंदर जो नॉर्म्स है इसके हिसाब से कोई भी एरिया को अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लाना है, बेसिकली ये सर्टिफिकेशन मिलना है, तो 2 से 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए। मतलब 2 से 3 साल तक बिल्कुल कोई केमिकल्स यूज करना नहीं चाहिए और ऑर्गेनिक वे में कल्टीवेशन करना चाहिए, फर्टिलाइजिंग करना चाहिए, राइट। ड्यूरिंग दिस पीरियड फार्मर्स नीड टू अडॉप्ट स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड कीप देयर फार्म अंडर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। मतलब फार्मर्स को जो भी फर्टिलाइजिंग एक्टिविटीज वो करते हैं उसमें कोई केमिकल्स का यूसेज नहीं होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए, तब ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के अंदर आएगा। तो दोस्तों और एक क्वेश्चन इधर बनता ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ऐसा सबसे पहला लार्ज कंटीजियस टेरिटरी टू बी कन्फर्ड विद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलने वाला पहला यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, बिल्कुल सही। एज पर द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम्स एरियाज हैविंग केमिकल इनपुट यूसेज हिस्ट्री आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मिनिमम 2 to 3 years। देखिए दोस्तों ट्रांजिशन पीरियड का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कोई भी एरिया को सडनली जाके ऑर्गेनिक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 2 से 3 साल तक आपको पूरा केमिकल यूसेज जो है, फर्टिलाइजर्स का यूसेज जो है वो निकालना है, रिमूव करना है और 2 से 3 साल में आपको धीरे धीरे उसको ट्रांसफर करना है 100% ऑर्गेनिक स्टाइल में। अब तीसरा क्या लिखा है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैज बिकम द फर्स्ट लार्ज कंटीजियस टेरिटरी। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से करेक्ट आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू क्रैक कैनाल विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। सबसे पहले आपको मैं क्रैक कैनाल का लोकेशन दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में एक प्रपोज्ड कैनाल है, क्रैक कैनाल। ये अभी तक बना नहीं है, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये आपको साउथ चाइना सी दिख रहा है, इधर आपका इंडियन ओशन है, इधर अंडमान सी है। अंडमान सी मतलब हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ईस्टर्न साइड में जो सी आता है वो है अंडमान सी। आप देखिए प्रेजेंटली साउथ चाइना सी से अगर अंडमान सी में कोई भी शिप को आना है तो वो इसी तरह आता है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाका के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ मलाका वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग रूट है। अब देखिए क्रैक कैनाल बनने से क्या होगा, इस तरह बाईपास कर सकते हैं तो कम से कम 1200 किलोमीटर का फायदा होगा शिपों के लिए। वो फ्यूल बचा सकता है, टाइम भी बचा सकता है, ठीक है। तो एक क्रैक कैनाल का लोकेशन कहां पे, बेसिकली ये जो एरिया है दोस्तों ये बेसिकली मलई पेनिनसुला है। आपको इस तरह की मैप नॉलेज 100% होना चाहिए दोस्तों। मैप क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं, आपको पता ही है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब देखिए ये थाईलैंड है, थाईलैंड के सतर्न साइड में कौन सा आता है, मलेशिया। मलेशिया केवल यही नहीं, मलेशिया का एक पोर्शन इधर भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये बोर्नियो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये आपको मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर सीरीज जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, वो छोड़िए। अब इधर देखिए ये है क्रैक कैनाल का प्रेजेंट लोकेशन, ठीक है। तो क्रैक कैनाल और क्रा इस्मस कैनाल refers to proposals for a canal that would connect the Gulf of Thailand with Andaman Sea across the Kra Isthmus in southern Thailand। तो दोस्तों देखिए क्रैक कैनाल का बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहला वो साउथर्न थाईलैंड में बनेगा और गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड अंडमान सी को कनेक्ट करेगा। एंड एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये प्रपोज्ड है, अभी तक बना नहीं है, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में आया है इसलिए इसके बारे में एक क्वेश्चन मैंने डाला है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है। क्रैक कैनाल इज ए प्रपोज कैनाल दैट अक्रॉस सथेन थाईलैंड, बिल्कुल सही, विच कुड अलाउ शिप्स टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ मलाका। देखिए दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास कर सकता है। अभी तो स्ट्रेट ऑफ मलाका नीचे सथेन साइड में आता है, इस तरह कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इस तरह क्रॉस कर सकता है अगर बनेगा तो। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इस्मस ऑफ क्रा द रीजन इज द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इन मलई पेनिनसुला। वो तो ऑब्वियसली होना ही है दोस्तों, जितने भी कैनाल है वो हमेशा कोई भी इस्मस का नैरो स्ट्रिप में बनता है, ठीक है। मान लो एक इस्मस ऐसा है तो इसका नारो स्ट्रिप जहां होगा वही बनेगा ना कैनाल। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े एरिया में कैनाल बनेगा तो ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, तो सबसे नारो स्ट्रिप हमेशा, नारो एरिया जो है हमेशा सेलेक्ट करते हैं कैनाल बनाने के लिए। तो वैसे इधर भी वही है, इस्मस ऑफ क्रा जो है नैरो स्ट्रिप है। इस्मस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया और एक बार बता देता हूँ, जो दो बड़े लैंडमार्क्स को कनेक्ट करने वाला छोटा सा लैंडमार्क जो रहता है ना दोस्तों, इसको इस्मस बोलते हैं, ठीक है।
द प्रपोज कैनाल विल कनेक्ट गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड साउथ चाइना सी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए इस मैप में आपको पता चल रहा होगा कि साउथ चाइना सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करने के लिए कोई कैनाल की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये ओपन है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 only. Question number 4. Consider the following statements regarding net zero emission target for 2050 which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 and 2 गलत है। देखिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं नेट जीरो एमिशन टारगेट होता क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। देखिए नेट जीरो एमिशन टारगेट सुनते ही आपको ये लग रहा होगा कोई भी एक कंट्री को उनका कार्बन एमिशन जीरो करना है, बेसिकली एलिमिनेट करना है कार्बन एमिशन को। देखिए दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल यूज कर रहे हैं, इतने सारे गाड़ियां हैं और इतने सारी इंडस्ट्रीज है, तो कार्बन एमिशन तो होना ही है, हर कंट्री से होना ही है, ठीक है। पर नेट जीरो एमिशन टारगेट का मतलब ये होता है, इसको कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। मान लो एक कंट्री 100 यूनिट्स कार्बन एमिट कर रहा है, ठीक है। अगर 100 यूनिट्स वो कार्बन एमिट कर रहा है तो उनको 100 यूनिट्स जो है अब्सॉर्ब भी करना पड़ेगा, मतलब कार्बन कैप्चर भी करना पड़ेगा। ये होता है नेट जीरो एमिशन टारगेट। मतलब आप जितने चाहे कार्बन एमिट कर लो, अपना इंडस्ट्रीज चला लो, गाड़ियां यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हो उतना आप कैप्चर भी कर लो। इसको बोलता है नेट जीरो टारगेट, कार्बन न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। देखिए नेट जीरो इज ए स्टेट इन विच ए कंट्रीज एमिशंस आर कॉम्पनसेटेड बाय अब्सॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन एमिशंस करने के साथ साथ उसको कॉम्पनसेट करो बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब आपकी कार्बन एमिशंस की चलते जितना ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, जितना टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है, उतना ही आप ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव भी कर लो। उसका तरीका क्या क्या है देखिए। अब्सॉर्प्शन ऑफ द एमिशंस कैन बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक्स मतलब कार्बन को कैप्चर करने वाला प्रोसेस। देखिए सबसे अच्छा प्रोसेस है पेड़ लगाओ, फॉरेस्ट इंक्रीज करो, फॉरेस्ट एरिया। देखिए फॉरेस्ट सबसे अच्छा तरीका है कार्बन कैप्चर करने के लिए। फॉरेस्ट जो है, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देता है। सबसे अच्छा तरीका ये है। अगर ये नहीं कर पा रहे आप टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आया हुआ है कि कार्बन को कैप्चर कर सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर सकता है एटमॉस्फेयर से। ऐसे टेक्नोलॉजीज भी हैं आजकल। तो अगर हो सके तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पैसे लगाओ और इस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज बना के आप एटमॉस्फेयर में जितना आप कार्बन एमिट किए हो उसको अब्सॉर्ब कर लो, ठीक है। तो ये सब तरीका यूज कर सकता है। अब देखिए नेट जीरो एंड पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। देखिए पेरिस एग्रीमेंट, जिसको पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी बोलते हैं, 2015 में साइन हुआ था। उसमें ये नेट जीरो गोल के बारे में कहीं मेंशन नहीं है दोस्तों। ये जो नेट जीरो गोल वाला जो टर्म है वो आजकल इसलिए रेलेवेंट हो गया। रिसेंटली जो बिडेन जो क्लाइमेट समिट चेयर किया था, काफ़ी न्यूज़ में आया था, हमने एक वीडियो भी किया था इसके रिगार्डिंग। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये नेट जीरो गोल के बारे में बेसिकली 2050 तक नेट जीरो टारगेट देखने की बात किया है, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में भी आया है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पेरिस एग्रीमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। वैसे पेरिस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने हर बार आपको बताया हूं कि 2 डिग्री के अंदर जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है वो 2 डिग्री के अंदर कंटेन करना है। अगर हो सके तो 1.5 डिग्री कर लो, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, 2 डिग्री तो करना ही करना है। ये है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। 1.5 डिग्री करने से अच्छा है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या है। नेट जीरो विच इज ऑल्सो रेफर टू एज द कार्बन न्यूट्रलिटी मीन्स दैट ए कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। गलत है दोस्तों, जितना एमिट कर रहे हो उतना कॉम्पनसेट करो, इसको बोलते हैं नेट जीरो। अब देखिए नेट जीरो गोल फिगर्स इन द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। गलत, मैंने बताया ये 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट में ना नेट जीरो एमिशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तीसरा क्या है, इंडिया द वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आफ्टर द यूएस एंड चाइना। बिल्कुल सही है दोस्तों, इंडिया 3rd बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, ओनली आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। Question number 5. Arrange the following sources of water in the descending order with respect to the percentage of fresh water in it. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर आपको मिलेगा ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर लेक्स में, फिर रिवर्स में। अब देखिए इस पिक्चर से आपको 100% समझ में आ जाएगा वेयर इज अर्थ्स वाटर। देखिए अर्थ में 96.5% वाटर जो है वो ओशन में मिलेगा, बेसिकली सलाइन वाटर है, सोल्टी वाटर। अब देखिए 0.9% जो है वो अदर सलाइन वाटर बॉडीज है, जैसे कुछ लेक्स में सलाइन वाटर है तो वो 0.9% होता है। अब 2.5% फ्रेश वाटर है। तो हमारे अर्थ में
पूरे 2.5% जो है फ्रेश वाटर है। अब इन 2.5% में देखिए 68.7% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में मिलेगा, 30.1% ग्राउंड वाटर है, राइट। अब देखिए 1.2% आपको सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर, जो सरफेस वाटर बॉडीज है उसमें आपको 1.2% मिलेगा। अब देखिए, अब ये जो 1.2% में सबसे ज्यादा ग्राउंड आइस एंड प्रेमाफोस्ट है, एंड लेक्स है, रिवर्स है, लिविंग थिंग्स के अंदर है, एटमोस्फियर में है, स्वैम्स मार्शल्स में है, सोइल में है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्रेश वाटर जो 2.5% का, उसके अंदर 68.7% ग्लेशियर्स में है, 30 ग्राउंड वाटर में है, एंड सरफेस वाटर बॉडी जो हमें सरफेस में देखते हैं उसमें 1.2% है। अब ये 1.2% में सबसे ज्यादा क्या है, ग्राउंड आइस है, फिर लेक्स है। तो देखिए आप ये समझ सकते हो, इतने ज्यादा रिवर्स है हमारे दुनिया में, इतने बड़े बड़े रिवर्स है, पर देखिए पूरा फ्रेश वाटर का केवल 0.49% है रिवर्स। रिवर्स से ज्यादा तो लेक्स में है। तो ये समझ लीजिएगा रिवर्स तो सबसे छोटा परसेंटेज है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा क्या आएगा, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, फिर ग्राउंड वाटर, फिर लेक्स एंड फिर रिवर्स। तो आंसर इज ऑप्शन ए 2, 1, 3 एंड 4। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग जियो फॉर्मेशंस वे फॉर्म्ड इन द सेम एज एज द गैरो, खासी एंड जेतिया हिल्स। आंसर इज ऑप्शन बी, मालवा प्लेट्यू। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिए थे। आप लोग बहुत अच्छी तरह इन्वॉल्व हो रहे हो इस क्विज में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करके दिया है। उसमें से 3 मैंने सेलेक्ट किया है, रोहन श्रीवास्तवा का, धीरेन्द्र सिंह यादव का एंड नावेद खान का। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, माउंट विंसेंट मैसिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन करेंगे माउंट विंसेंट मैसिव के बारे में, उसके नाम हम लिया करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।